नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज हम वापस से फिर से इस वीडियो में लेकर आए हैं पार्ट 2। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आ जाइए, उनकी बात करेंगे हम आज फिर से वापस। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, तो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से के वेतन से कितना अधिक है। तो ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में आपसे वो ये बात कर रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है आपका बी, जिसमें वो पहली बात जो बोल रहे हैं कि बी का वेतन, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 25% क्या है, कम है। तो आपको बताना क्या है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। चलिए, तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो 25% का मतलब है, यदि आप इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4। अब हुआ क्या है, प्रश्न की यदि आप पहली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो 25% का मतलब होता है क्या है, 1/4। तो यदि समझोगे दोस्तों, ये जो तुलना हो रही है किससे हो रही है, बी से हो रही है। मतलब बी का वेतन जितना भी है, ए का वेतन उससे 25% कम है। तो यदि मैं कहूंगा बी की वैल्यू क्या है, यदि बी को मैं कहूंगा 4, तो क्या ये जो आपके न्यूमरेटर वैल्यू है ये बता रही है कि ये वैल्यू उतनी कम है। तो ए का वेतन क्या है, बी से 1 कम है। ए का बी का है कितना, 4, तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने कहा अनुपात के आधार पर बी का वेतन यदि 4 है तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 25% कम है। चलिए, तो आपको अब ये पता लगाना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि बी का वेतन 4 है, ए का वेतन है 3, तो ज्यादा कितना है, एक अधिक है, किससे, ए से। तो एक अधिक है 3 के सापेक्ष में, तो आप 100% का मान निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1/3 का जो आपका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 33/1/3%। चलिए दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, चलिए, तो ये है हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों ध्यान देंगे, अब ये प्रश्न दिया हुआ है, यदि a + b + c बराबर 16 और a² + b² + c² बराबर 154 हो, तो ab + bc + ca का मान बताना है। आपके ऑप्शन है 53, 52, 51 और है आपका 54। चलिए, तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को एक बार के लिए अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मैं बताता हूं कि इसको हम कितने कम समय में कितना जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मुझे दो वैल्यू दी गई हैं, a + b + c का मान बताया गया है और बताया गया है a² + b² + c² का। मुझे बताना क्या है, ab + bc + ca का मान बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके दिमाग पे तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि क्या a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे a + b + c का मान पता है और मुझे a² + b² + c² का मान पता है। चलिए, तो जैसे ही आप 16 रखेंगे तो 16 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a + b + c की वैल्यू 16 है। 16 आपने रखा, 16 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 256 हो गया। और आपको ये वैल्यू भी दी हुई है जो कि आपको कितनी है, 154। चलिए, तो ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पर बहुत ही आसान कैलकुलेशन। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ भी आपका 256 है, यहाँ आपका 154 है। मैंने डिविजिबिलिटी में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि संख्याओं की डिविजिबिलिटी मतलब हम ये कैसे पता लगा लेते हैं आसानी से कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए,
तो यदि आप 2 से विभाजित करेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ये हो कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 128। क्या हो जाएगा 128। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 77। और ये हो कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA। अब आपको मान निकालना है इसका मान निकालना है, तो आप एक काम करिए 128 में 77 हटा दीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब फिर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 128 में 77 हटाऊंगा तो इकाई का अंक है क्या 8, और यहाँ इकाई का अंक क्या है आपका 7। यदि आप 8 में 7 हटा देते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा ऐसा, वो है आपका ऑप्शन 51। तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। तो आपको ये बात यहाँ से देख करके आसान हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नों की जो कैलकुलेशन है उनको बहुत ही इजी बनाया जाता है और प्रश्नों को बहुत ही आसानी से किया जाता है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है 5:8 समानुपात 20:x हो तो x का मान क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों कि 5:8 समानुपात 20:x का हो तो x का मान क्या है। आपको ये बात बतानी है कि x का मान क्या है दोस्तों। तो x का मान निकालना है आपको। तो x का मान निकालने के लिए आपको यदि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये अनुपात का चिन्ह है और ये है आपके समानुपात का चिन्ह, और ये भी क्या है आपके अनुपात का चिन्ह। तो जब भी दो अनुपातों के बीच में समानुपात लगा होता है, इसका मतलब ये होता है, समानुपात का ही मतलब ये होता है जिसे हम प्रपोर्शन कहते हैं, कि दो अनुपात जब आपस में समान होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो दोनों समानुपात में है। चलिए दोस्तों, तो आपको यहाँ ये बात समझनी है कि 5:8 बराबर हो जाएगा 20:x के। अनुपातों का मतलब आप जानते हैं कि 5/8 बराबर हो जाएगा 20/x। चलिए तो अब फिर क्या करनी है आपको, बहुत ही आसान कैलकुलेशन। आप देख रहे हैं ये बराबर के इस तरफ न्यूमरेटर में 20 है, बराबर के दूसरी तरफ न्यूमरेटर में आपका 5 है। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से एक बार और 5 से इसको 4 बार। दोस्तों अब क्या आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है। x को आप इधर लेकर आएंगे, शिफ्ट करेंगे और आपका जो मान हो जाएगा 8 आपका इधर जाकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा x का मान वो हो जाएगा 32। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा आसान तो है लेकिन इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हम कई बार बहुत सारे कठिन प्रश्न करते हैं, हल करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत नीचे चला जाता है। यदि उसे हमें बना कर रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो आपको छोटे छोटे प्रश्नों को भी करना होगा। मैंने प्रश्नों को छोटे थोड़ा रखा है, इजी रखा है, इजी टू मॉडरेट रखा है। उसकी वजह ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये है अगला सब प्रश्न अपने आज के इस सेशन का। तो प्रश्न ध्यान देंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है। ओके चलिए, तो आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों कि चावल का जो शुरुआती मूल्य था कम होने से पहले वो क्या था। तो ध्यान दोगे, अब आप जानते हैं कि एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो आपका मूल्य है वो क्या होता है, मूल्य और कंजम्पशन। ध्यान दीजिएगा, खपत, मूल्य, प्राइस और आपका कंजम्पशन का जो गुणनफल होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, या मैं कहूँ मूल्य जो है आपका और खपत का गुणनफल आपके व्यय के बराबर होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, व्यय को समान रखा गया है, व्यय आपका पहले भी वही था जो बाद में है। तो अब आपको प्राइस के बारे में बताया गया है, मूल्य में बढ़ोतरी कमी होती है, कमी कितनी होती है 25%। यदि आप 25% का मतलब जानते हैं कि इसका जो आपका भिन्न का जो मान है 25% का 1/4 है, इसका मतलब हो गया आपका यदि पहले मूल्य 4 था तो बाद में 3 हो गया कम होने के पश्चात। तो जो आपका कंजम्पशन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका कंजम्पशन है, यदि आपका एक्सपेंडिचर पहले जो था वही क्या है बाद में है, ऐसा कैसे पता चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। इसका मतलब पहले 600 रुपए में ही 10 किलोग्राम कम लाता था अब की अपेक्षा। चलिए तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है, टोटल आपका जो खर्च है वो क्या है, आपका नियत है। तो हम कहेंगे जो प्राइस है वो कंजम्पशन का, या आपका कंजम्पशन जो है प्राइस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपका जो कंजम्पशन हो जाएगा
3 से 4। आप अनुपात के आधार पर कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं, 1 अनुपात, जो कि क्या है उसके 10 किलोग्राम के बराबर है, तो 1 अनुपात का मान हो क्या जाएगा 10 किलोग्राम। तो आप 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 40 किलोग्राम। इसका मतलब आप बाद में मूल्य में कमी होने के पश्चात 40 किलोग्राम ला रहे हैं, तो मूल्य में कमी होने से पहले आप 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोग्राम। मतलब दोस्तों आप 30 किलोग्राम चावल पहले लाते थे। रुपए कितने खर्च देते थे आप, 600 रुपए। इसका मतलब आपने 600 रुपए खर्च किए 30 किलोग्राम चावल लाने में, तो इसका आपका मतलब एक प्रति किलोग्राम का जो मूल्य हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मैं समझता हूं कि आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, यह है दोस्तों आपका अगला सवाल। तो ध्यान देना है आपको इस अगले सवाल पर, एक बार के लिए आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% हानि पर बेची। यदि वह मूल्य 1080 रुपए हो तो 10% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह समझना है कि जो दुकानदार है उसने सिलाई मशीन यदि 10% हानि पर बेची होती, और जो हानि पर बेची है तो उसका जो मूल्य दिया गया है बेचने का 1080 रुपए है, तो आपको यह बताना है कि यदि वह 10% लाभ पर बेचता, यदि वह 10% लाभ पर बेचता तो क्या उसे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होता। चलिए तो समझते हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर इसका समझाता हूं। ओके चलिए देखिएगा, 10% हानि का मतलब क्या हुआ, 10% हानि का मतलब हुआ आपका 1/10। इसका मतलब यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य था तो उसने आपने उसको 9 पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया, 9 पर बेच दिया। चलिए यहां पे देखिएगा, आपका जो ये क्या है आपका सीपी है, ये क्या है आपका SP1। मैं आपको अनुपात के आधार पर बताता हूं। अब आप करना क्या चाह रहे हो, अब आप क्या चाह रहे हो कि आपने लाभ कमाना है। यदि आपको लाभ कमाना है तो आप कितना लाभ कमाना है, 10% का। तो 10 की वस्तु को आप 11 में बेचना चाहते हो। सीपी आपका जो कि क्या रहेगा, समान रहेगा। ये क्या है, SP2 है। एक बार जब आप बेचते हो वस्तु को, ऐसा तो होगा नहीं 2 बार बेचोगे, ये अज्यूम कर रहे हो, घर में आप बैठे बैठे सोच रहे हो। तो आपने यदि वस्तु को 9 पर बेचा, 10 पर खरीदा, 9 पर बेचा, तो आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब यदि आपने लाभ कमाना है तो आपको क्या करना होगा, वस्तु को 11 पर बेचना होगा। मतलब आपका जो दूसरा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वो 11 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो आपका जो क्रय मूल्य है, जो जिस मूल्य पर आपने वस्तु को खरीदा, तो आप यदि हानि कमाएंगे तब भी आपका जो क्रय मूल्य होगा वही रहेगा। यदि आप लाभ कमाएंगे तब भी आपका क्रय मूल्य वही होगा। तो समझिएगा बात को, यदि आपका सीपी बराबर है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपका सीपी बराबर नहीं दोस्तों तो आपको बराबर करना होगा। तो देखिएगा, जब हानि पर बेच रहे हो तब का विक्रय मूल्य कितना है, 1080 है। तो मैं कहूंगा इस 9 का जो वैल्यू है 1080 के बराबर है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 120। तो आपको प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो ना, आपको ये बताना है कि 10% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, तो उसे 11 पर बेचना होगा। 1 अनुपात का मान 120 है, तो 11 अनुपात का मान निकालने के लिए आप जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा 1320 रुपए। यदि आप लाभ कमाना चाहते हैं 10% का, तो आपको वस्तु को 1320 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर और सही तरीका करने का समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा अगला प्रश्न। चलिए तो ध्यान देंगे, जो ये प्रश्न है, समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन तथा शेष का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है। शेष 600 रुपए बचाता है। मासिक आय क्या है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों में बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम प्रश्न को कैसे करें। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रश्नों में जब हम शेष की बात आ जाती है तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार हम प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा एक बहुत ही आसान तरीका सिखाता हूँ कि आपको कभी प्रश्न गलत होने की संभावना आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आ जाइए, तो मैं सिखाता हूँ। 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब ये हुआ 2/5। इसका मतलब ये हुआ यदि आप 5 है आपके पास तो 5 पर से क्या कर रहे हो आप, 2 खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा, बाकी आपका बचत कहला जाएगी। चलिए अब आगे क्या बोलता है, शेष जो है उसका क्या कर रहे हो आप, 1/3 कपड़ों पर खर्च कर रहे हो। मतलब यदि आपका 3 है तो 3 पर आप लगातार कर रहे हो काम। पहले आपने भोजन पर खर्च किया, जो बचा उस पर क्या कर दिया आपने,
कपड़ों पर खर्च किया। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लगाते हैं क्या, लगातार। लगातार कमी मतलब हो क्या रहा है, लगातार खर्च हो रहा है। लगातार खर्च होने का मतलब आपने पहले खर्च किया, जो राशि आपके पास बची आपने आगे खर्च दी। तो देखिए आपके पास ये 5 है, तो 5 में से आपने 2 खर्च किया, बचा कितना, 3। अब देखिएगा ये यदि आपके पास शुरुआत में 3 होता दोस्तों, 1 खर्च करके बचता कितना आपका, 2। क्या बचता, 2। तो ये क्या है आपकी लगातार, 5 था आपने 2 खर्च कर दिया, 3 बचा। 3 था आपने 1 खर्च कर दिया, 2 बचा। इसका मतलब हमने लगातार काम किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 15, और इन दोनों का गुणनफल दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 6। आ जाइए, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बताइए, ये तो वो राशि है जो प्रारंभ में थी, ये वो राशि है जो हमारे पास अब शेष बची। समझिएगा दोस्तों, ये जो वो राशि है जो खर्च करने के पास हमारे पास अभी भी है, ये वो राशि है जो प्रारंभ में खर्च करने से पहले थी। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास बच कितना रहा है, बच रहा 600 रुपए, अनुपात में 6 रुपए। यदि मैं यहाँ 6 से 100 से गुणा कर दूं तो मुझे यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये 600 रुपए हमारे पास शेष हैं। तो मासिक आय कितनी है, मतलब शुरुआत में कितने थे, 1500, मतलब वही तो ही हमारी क्या, मासिक आय। तो हमारा जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपको आज के इस सेशन में प्रश्न आपको करवाए, ये आपने भली भांति समझे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपको एग्जाम को क्रैक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों तक। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छा से बेहतरीन करेंगे। यदि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें रिलेवेंट हैं आपके लिए, तो बिल्कुल आप इन्हें आगे भी भेजें, आगे दोस्तों तक अपने पहुंचाएं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।